आज़म नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में लोगों के साथ अपने ख्यालात करेंगे मुश्तरक। दूरदर्शन और आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रोग्राम होगा नश्र। मरकजी हुकूमत के अहम प्रोग्राम मेक इन इंडिया के आज 8 बरस मुकम्मल। 2014 में शुरू हुए प्रोग्राम के तहत FDI 2 गुना होकर $83 अरब हुआ। दिल्ली NCR में पिछले 3 दिनों से मुसलसल बारिश जारी। महकमा मौसमियात ने आज भी हल्की से औसत बारिश का जाहिर किया इम्कान। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने की सरहद पार से दहशतगर्दों की पुष्टपनाही और हिमायत की मजम्मत। कहा, भारत सरहद पार से दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर कायम। दहशतगर्दी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से कार्रवाई का किया मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर अमरीकी मुज़ाकरातकारों के साथ 2 तरफ़ा मीटिंग के लिए आज से 28 सितंबर तक वाशिंगटन DC का करेंगे दौरा। एंटनी ब्लिंकन और बाइडन इंतजामिया के मुतादिद सीनियर एहलकारों से करेंगे मुलाकात। इटली में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग आज। तवानाई और इक़्तिसादी बहरान के दरमियान लोग करेंगे वोटिंग। दाएं बाजू की जमातों के इत्तेहाद की कामयाबी का इम्कान। हैदराबाद में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा T20 क्रिकेट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच। एक मैच जीतकर सीरीज में बराबरी पर खड़ी दोनों टीमें इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने की करेंगी कोशिश। लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे और आखिरी एक रोजा मैच में भारतीय खवातीन ने इंग्लैंड को 16 रनों से दी शिकस्त। सीरीज 3-0 से की अपने नाम। आखिरी मैच खेल रही सीनियर खिलाड़ी झूलन गोस्वामी की जीत के साथ विदाई। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क बैरून मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। साथ ही आकाशवाणी न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये प्रोग्राम नशर किया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज़, दूरदर्शन न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वज़ीरियात के YouTube चैनलों पर भी प्रोग्राम को नशर किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी नशरियात के फौरी बाद मन की बात प्रोग्राम को इलाकाई ज़बानों में भी नशर किया जाएगा। मरकजी हुकूमत के अहम प्रोग्राम मेक इन इंडिया के आज 8 बरस मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था। इस मुद्दत में अब तक सालाना गैर मुल्की रास्त सरमायाकारी यानी FDI 2 गुना होकर $83 अरब हो गई है। वहीं सरकारी खरीद मेक इन इंडिया तरजीह ऑर्डर 2017 ने मकामी सनत को फ़रोग़ दिया है। इसके मुताबिक सरकारी खरीद में देसी अशिया, कामों और खदमात को तरजीह दी जाती है। इससे मुल्क में कारोबारी माहौल में बेहतरी आई है और लागत में भी कमी आई है। इस प्रोग्राम ने मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग और सरमायाकारी का अहम मरकज़ में तब्दील कर दिया है। डिजिटल इंडिया मुहिम से मुल्क के कई पसमानदा इलाकों की तस्वीर बदल रही है। मुल्क के पसमानदा अजला में से एक और एस्पायरेशनल ज़िला को डिजिटल इंडिया के तहत खुसूसी तरक्याती स्कीमें चलाई जा रही हैं। यहाँ की तमाम ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। शहरों से देहात तक के लोगों को मुल्क और दुनिया से जोड़ने में 4G कनेक्टिविटी यहाँ अहम किरदार अदा कर रही है। ज़मीनी हकीकत से मुताल्लिक़ पेश है ये खास रिपोर्ट।
आज का दौर मवासिलाती इनकलाब का है। जदीद हिंदुस्तान में डिजिटल इंडिया ने शहर के साथ साथ देही इलाकों में भी इनकलाब पैदा कर दिया है। इस स्कीम के तहत गांव को 4G नेटवर्क से जोड़कर डिजिटल इनकलाब की समत में नई इबारत लिखी जा रही है। मरकजी हुकूमत की इस इंतहाई अहम स्कीम का फायदा कबायली अक्सरियत वाले जिले कोरबा में भी देखा जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ के उमंगों वाले अजला में शामिल है। भारत संचार निगम लिमिटेड के डिविजनल इंजीनियर के मुताबिक डिजिटल इंडिया के तहत तमाम ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। कोरबा जिले के 3 तरक्याती ब्लॉकों की 194 ग्राम पंचायतों में BSNL की 4G खिदमत शुरू कर दी गई हैं। भारत सरकार का महत्वपूर्ण जो महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया के तहत सभी ग्राम पंचायत को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का जो काम चल रहा है, इसमें जो भारत संचार निगम की एक भूमिका थी कि फर्स्ट फेज़ में भारत नेट का हम लोगों को 3 ब्लॉक दिया गया था, जिसके अंतर्गत 194 ग्राम पंचायत आते हैं, जिसको पूर्ण कर लिया गया है। डिजिटल नेटवर्क से जुड़ने की वजह से अब जिला कोरबा के शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम्स और ऑनलाइन तालीम के साथ साथ सेहत और बैंकिंग का काम भी आसानी से किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया से एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। विदेशों में तो डिजिटल पहले ही अपनी काफ़ी तेज़ी से आ गया था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद 4G आने के बाद में ये काफ़ी अच्छी तीव्रता से अपना काम कर रहे हैं लोग इसमें, और इससे बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है। अगर आप अध्ययन के क्षेत्र में देखेंगे तो स्टूडेंट्स लोगों को काफ़ी इससे सहूलियत मिल रही है। जो चीज़ भी चाहिए उनको तुरंत उसकी जानकारी और पढ़ाई हो पा रही है। पहले तो फ़ोन रहते थे और मोबाइल में भी नेटवर्क आता था, तो कहीं कहीं नेटवर्क मिलता था। आज के डेट में आप तुलबुल चले जाओ, चाहे कसरेंगा चले जाओ, चाहे कहीं गाँव गंवई में चले जाओ, डिजिटल क्रांति के कारण पूरा नेटवर्क रहता है। कोविड काल में बच्चे सारी पढ़ाई इसी नेटवर्क के द्वारा ही किए हैं। मरकजी हुकूमत के मवासिलाती इनकलाब की इस नई सोच ने छत्तीसगढ़ के देहात की हालत बदल दी है। उमंगों वाले अजला में शामिल कोरबा भले ही तरक्की में दूसरे अजला से पीछे रह गया हो, लेकिन यहाँ की तरक्की को तेज करने के लिए मरकजी हुकूमत की कोशिशें अब रंग लाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में सीमांचल के अपने दौरे के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक सकाफती प्रोग्राम में शिरकत की। इससे महज इत्तेफाक कहिए कि स्टेज पर मशहूर लोक गुलकारा मैथिली ठाकुर भी मौजूद थीं और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह सामीन के दरमियान मौजूद थे। DD न्यूज़ ने आज़ादी के अमृत महोत्सव और अमित शाह के सीमांचल के दौरे पर सोशल मीडिया स्टार मैथिली ठाकुर के साथ खुसूसी गुफ्तगू की। पेश है ये रिपोर्ट। तेहने किशोरी मोरी, तेहने किशोर है, विधना लगा बोल जोड़ी। गृहमंत्री अमित शाह सीमांचल के 2 दिनों के दौरे पर पूर्णिया और किशनगंज में थे। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार की बेटी, मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर अपने सुरमई प्रस्तुति से लोगों का मन को मंत्रमुग्ध कर रही थी, जिसे अमित शाह ने बैठकर खुद देखा है। हमारे साथ इत्तेफाक कहिए कि मैथिली अभी बातचीत के लिए मौजूद है। मैथिली, कैसा लगा? गृह मंत्री स्वयं बैठे थे और आपने प्रस्तुति दी, कैसा लगा? मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं उनके सामने में परफॉर्म कर पाई। और क्या लगता है कि ये सीमांचल के इलाके में जिस तरीके से अमित शाह जी का यहाँ कार्यक्रम हुआ और सांस्कृतिक प्रस्तुति में आप आई हैं, आपको पूरे देश में आप जाती हैं, अपने बिहार में गाना, सीमांचल के लिए गाना, कितना गौरव का क्षण? बहुत बहुत गौरवपूर्ण बात है। और बेसिकली सिर्फ मैं ही नहीं, बिहार से और बहुत सारे नृत्य के कलाकार भी आए थे। मुझे लगता है सीमांचल के लिए बहुत गौरव की बात है और इस तरीके से और कार्यक्रम होने चाहिए और सभी लोग पधारे, ताकि हम लोगों को भी और मौका मिले कि हम लोग स्टेज पे उनके सामने गाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के लिए और दूरदर्शन के दर्शकों के लिए कुछ आप गुनगुनाएंगे? बिल्कुल। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा,
वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। एक मैथिली के सुरमई आवाज में मिथिला की कोई प्रस्तुति। जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर है, विधना लगावल जोड़ी, विधना लगावल जोड़ी, केहन बेजोर है, विधना लगावल जोड़ी। बहुत शुक्रिया मैथिली ठाकुर, जो मिथिला की बेटी हैं, देश की बेटी हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर किशनगंज में हैं और अपनी सुरमई आवाज से लोगों पर के दिलों पर राज कर रही हैं। कैमरामैन राकेश के साथ किशनगंज बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से मुसलसल बारिश जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी बादल छाए रहेंगे। महकमे के मुताबिक दिल्ली के कुछ इलाकों में हवा चलेगी और हल्की से औसत बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री जबकि कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पीर को भी राजधानी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक राजधानी में अगले 5 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। भारत की कोविड वैक्सीनेशन कवरेज 217 करोड़ 54 लाख से तजावुज कर गई है। गुज़िश्ता रोज 12,28,000 से ज़ायद वैक्सीन की खुराकें दी गईं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक कोविड वैक्सीन की पहली खुराक 102 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा मुस्तफ़िदीन को दी गई हैं, जबकि दूसरी खुराक 94 करोड़ 76 लाख से ज़्यादा को दी गई हैं। वजारत सेहत ने कहा कि 21 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा एहतियाती खुराकें सेहत कारकुनान, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को दी गई हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर पूरे तौर पर कायम है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 77वें इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत को दहाइयों से सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। उन्होंने कहा कि वजह कुछ भी हो, दहशतगर्दी की किसी कार्रवाई का कोई जवाज़ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के नामज़द करदा दहशतगर्द कर्दों का दिफा करने वाले ममालिक ने न तो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है और न ही अपनी शबी का। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीकी मुज़ाकरातकारों के साथ 2 तरफ़ा मीटिंग के लिए आज से 28 सितंबर तक वाशिंगटन DC का दौरा करेंगे। इस दौरान वो जयशंकर, एंटनी ब्लिंकन और बाइडेन इंतज़ामिया के दीगर सीनियर अहलकारों से मुलाकात करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि जयशंकर वाशिंगटन के एजेंडे में साइंस और टेक्नोलॉजी पर मरकूज़ एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 77वें इजलास से अलग रूस, क़ब्रिस, उर्दून और वेनेज़ुएला के वज़ीर ख़ारजा के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात की। एस जयशंकर ने रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव के साथ तफसीली बातचीत की। सरगेई लारोव से 2 तरफ़ा ताउन पर बातचीत के साथ साथ यूक्रेन, G20 और अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने क़ब्रिस के वज़ीर ख़ारजा और उर्दून के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी बातचीत की। उन्होंने मगरबी एशिया और आलमी मईशत पर गौर ख़ौज़ किया। जयशंकर ने वेनेज़ुएला के वज़ीर ख़ारजा कार्लोस के साथ अपनी मीटिंग में आलमी स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मंजरनामे पर भी मुज़ाकरात किए। वो जनूबी दिल्ली के साकेत में एक झोंपड़ी में रहती हैं और रोज़ाना तकरीबन 200 रुपए कमाती हैं और तकरीबन पूरी रकम वो महल्ले के कुत्तों पर खर्च करती हैं। ये कहानी है कचरा चुनने वाली 65 साला प्रतिमा देवी की, जो रोज़ाना आवारा कुत्तों की देखभाल और परवरिश करती हैं, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 400 कुत्तों की। ये सरजमीने हिंद है। यहाँ जगह जगह जानवर और इंसान के बीच रिश्तों की इबारत लिखी मिलती है। बंगाल की प्रतिमा देवी पिछले 30 सालों से दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में 400 कुत्तों की परवरिश करती हैं। उनकी छोटी सी झुग्गी इन आवारा कुत्तों का आशियाना है। प्रतिमा ना आए तो कुत्ते कुछ भी नहीं खाते। 2 साल पहले नगर निगम ने इनका आशियाना जमींदोज कर दिया।
मगर फिर भी प्रतिमा डटी हुई हैं। कूड़ा करकट इकट्ठा करती हैं और उसे बेचती हैं। सड़क किनारे जमीन पर एक छोटी सी पान की दुकान भी लगाती हैं और सभी कुत्तों को पालती हैं। उनका यही खानदान है, यही उनकी दुनिया है। अपना बहुत प्यार लगता है इनके साथ, मेरा पूरा जिंदगी भर काट गया। मोटामोटी हम इस गांव में था, गांव में भी पालती थी। फिर यहाँ 84 में आई ना, तब से डॉग का काम करते। छोटा सा एक चाय का दुकान था, तब से लगा पड़ा। अभी तो ये अपना परिवार का छोड़ दिया, किंतु इनके नहीं छोड़ा। इनके लिए तो जब तक को खाना अपना हाथ से नहा दो तो ये लोग हमारा टका के जमी कहाँ बाहर चल जाएगी, तो ये लोग हमारा इंतजार करते रहते। जब कभी हमारा मालिक आएगी हमको खाना देगी, किंतु अब इनके छोड़ के हम कहीं ना जा पा रही थी। अभी करीब 30 साल पहले दिल्ली आने के बाद प्रतिमा ने शुरुआत में शहर के कुछ घरों में खाना बनाने का काम शुरू किया। कुछ सालों तक सड़कों पर कूड़ा बीन कर मिले पैसे से गुजारा किया। फिर बाद में उन्होंने साकेत के पीवीआर अनुपम कॉम्प्लेक्स में परचून की दुकान शुरू की और तब उन्होंने सड़क पर आवारा कुत्तों को कई बार भूख और बीमारी से मरते देखा। प्रतिमा को ये देखकर बहुत तकलीफ हुई और वो आस पड़ोस के कुत्तों की देखभाल करने लगी। मुश्किल जिंदगी के बाद भी कुत्तों को उन्होंने परेशान नहीं होने दिया। जाहिर है, एक साथ इतने कुत्तों को देखकर लोग अक्सर डर जाते हैं, लेकिन प्रतिमा देवी के जज्बे को देखकर लोग मदद के लिए सामने आए हैं। जिस तरह का काम वो कर रही है, उनके साथ अगर हम थोड़ा भी कर ले उनका, तो बहुत मतलब बहुत अच्छा ही लगता है। और वो हमेशा एक स्माइलिंग लेडी यहाँ बैठी रहती है, अपने डॉग्स के साथ घेरी हुई होती है। शाम में अगर आप आओगे और सुबह आओगे, अलग ही नज़ारा दिखता है यहाँ पर। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इसके लिए कई बार उन्हें मकामी लोगों की मुखालफत का सामना भी करना पड़ा। धीरे धीरे उनके कुत्तों की तादाद बढ़ने लगी और अब तकरीबन वो 400 कुत्तों को आशियाना देती हैं और अब उनकी माँ भी है प्रतिमा। इसलिए लोग उन्हें डॉग अम्मा के नाम से भी पुकारते हैं। आपने देखा, ये कुत्ते ही अब डॉग अम्मा का परिवार हैं और कह सकते हैं कि अपने सुख से ज्यादा जो दूसरों के सुख की चिंता करे वही अच्छा मनुष्य होता है, अच्छा इंसान होता है। और डॉग अम्मा की कहानी हमें यही बताती है। कैमरा पर्सन राजेश रिक्की के साथ मैं शहला निगार, दूरदर्शन के लिए। और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में रन फॉर डेवलपमेंट मैराथन में शिरकत की। इस मौके पर मैराथन में नौजवानों और बच्चों ने भी शिरकत की। और आइए अब नजर डाल लेते हैं आलमी खबरों पर। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने सनीचर को आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मशरक़ वस्ता में इंतहाई पसंदी और दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करने वाली रियासतों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 77वें इजलास में खिताब के दौरान सऊदी वजीर खारजा ने जोर दिया कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से नबरदाज़ ममालिक सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने यूक्रेन में गिरफ्तार शुदा गैर मुल्की जंगजुओं की आज़ादी को यकीनी बनाकर सिफारती सतह पर कामयाबी हासिल की है। काबिल ज़िक्र है कि दुनिया में सबसे बड़े तेल के बरामदकार मुल्क सऊदी अरब की अहमियत ऐसे वक्त में ज़्यादा बढ़ गई है जब रूस और यूक्रेन दोनों ही आमने सामने हैं। उन्होंने आलमी तवानाई मंडियों में तेल की ज़रूरियात में ताउन करने की भी यकीन दहानी कराई। सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी शहरियों के शामिल होने के लिए बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन के मुतालबे के खिलाफ रूस में हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर उतर आए हैं। रूसी इंतजामिया की तरफ से इन मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए अब तक 730 से जायद मुजाहिरीन को हिरासत में लिया जा चुका है। इस सिलसिले में एक आज़ादाना एहतिजाजी मॉनिटरिंग ग्रुप ने कहा है कि 32 मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन को नजरबंद कर दिया गया है, क्योंकि रूस मुखालिफ एहतिजाजी कवानीन के तहत गैर मंसूर शुदा रैलियां कानूनी दायरे में नहीं आती हैं। काबिल जिक्र है कि रवां माह के अवाइल में यूक्रेन की जानिब से कई रूसी जेर कब्जा अहम शहरों को आज़ाद कराने के बाद रूसी जवाबी कार्रवाइयों को तेज करने के बाद व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यूक्रेन मुखालिफ मजीद जारिहाना कार्रवाइयों के खिलाफ मोबिलाइजेशन का हुक्म जारी किया गया है।
रूस में इंतहाई मुतनाज़ रेफरेंडम का इनकाद यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में जारी है। रूस के ज़ेर कब्ज़ा डोनेट्स्क और लुहांसिक के बाशिंदों ने हफ्ते को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है ताकि रेफरेंडम के बाद फैसला किया जा सके कि आया इन इलाकों का इल्हाक रूस या यूक्रेन में किया जाए। जंग से तबाहाल शहर मारियोपोल में भी रूस में शमूलियत के लिए रेफरेंडम के दूसरे रोज़ मुकामी लोगों ने बड़े पैमाने पर वोटिंग की है। काबिल ज़िक्र है कि रूस ने इस हफ्ते के शुरू में लुहांसिक, डोनेट्स्क और खार्सन और ज़ापोरिज़िया के सूबों को इल्हाक करने के लिए रेफरेंडम का ऐलान किया था। यूक्रेन के तकरीबन 15% इलाके की नुमाइंदगी करने वाले इन यूक्रेनी इलाकों में मंगल तक इंतखाबात मुकम्मल होने वाले हैं। जुज़वी तौर पर मोबिलाइजेशन का हुक्म देने के एक दिन बाद रूस ने रजाकाराना तौर पर हथियार डालने, दस्तबरदार होने और लड़ने से इनकार करने वाले अफराद के लिए सजाओं को सख्त कर दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फौजी जराइम के लिए कैद की मुद्दत 10 साल तक बढ़ाने के लिए नई तरमीम पर दस्तखत भी किए हैं। क़वानीन में ये तब्दीलियां ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब क्रेमलिन यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन से लड़ने वाली अपनी अस्करी क़ुव्वत को मजबूत करने की सिमत में कोशा है। रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन की जंग पर नेटो के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने हफ्ते को अपने अज़्म का इयादा किया कि रूस नेटो के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो इसकी पहल नहीं करेगा। लारोव अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। We are not saying no to contacts. When proposals to the effect come in, we agree, because it's always better to talk than not to talk. In the present situation, Russia is quite simply not going to make the first step. इटली में वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए आम इंतखाबात के लिए वोटिंग आज होगी। जॉर्जिया मेलोनी और उनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली का शुमार इस इलेक्शन के अहम दावेदारों में किया जा रहा है। राय आमा के जायज़ों से इस इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत मिलने की उम्मीद है। 2 माह कबल वज़ीर आज़म मारियो ड्रैगी के मुस्तफ़ी होने के बाद नई हुकूमत के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी। इटली में तवानाई और इक़्तिसादी बहरान के दरमियान इस इंतखाब को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस वक्त इटली में तवानाई की कीमतों में 10% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। शुमाली कोरिया ने इतवार को अपने मशरक़ी साहिल से समुद्र की तरफ एक नामालूम बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि जनूबी कोरिया और अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मनसूबाबंद फौजी मशक़ों में एक तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भी शामिल था। हालांकि जनूबी कोरिया की फ़ौज ने मिसाइल की रफ्तार या रेंज के बारे में मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की हैं। इससे कबल जनूबी कोरिया की खबररसा एजेंसी ने हफ्ते को बताया था कि शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया की फौजी मशकों के पेश नज़र आबदोज से लॉन्च किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा करने की तैयारी कर सकता है। काबिल ज़िक्र है कि जनूबी कोरिया की मशक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस आइंदा हफ्ते अपने जनूबी कोरिया के दौरे पर होंगी। इससे कबल शुमाली कोरिया ने जून के अवाइल में एक ही दिन में 8 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया था। शुमाली कोरिया के इस इक़दाम की वजह से अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जियों पर मज़ीद पाबंदियां आयद करने की बात कही थी, जबकि शुमाली कोरिया ने अपने खिलाफ इन करारदादों को अपने दिफा और खुद मुख्तारी का हक कहते हुए मुस्तरद कर दिया था। ताकतवर तूफान फ्यूना ने मशरक़ी कनाडा में दस्तक दे दी है। तेज़ हवाओं के साथ समुद्री तूफान फ्यूना की वजह से साहिली कस्बों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है और कई मकानात ज़ेर-ए-आब हैं। समुद्री तूफान की वजह से वहां दरख्तों के गिरने और बिजली की सप्लाई मुनक़ता होने की भी खबर है। कई घरों को भी समुद्री तूफान की वजह से नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से लोग मुंतकली पर मजबूर हो गए हैं। फ्यूना से न्यू फाउंडलैंड शदीद तौर पर मुतासिर हुआ है, लेकिन अब इसके कमज़ोर पड़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इंतज़ामिया ने मुतासिरा इलाकों में इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया है। अभी कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इस दौरान कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के अरकान से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया एहलकारों को बताया कि मुसल्लह अफवाज को राहत
व बचाव के काम में मदद के लिए तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द तूफान मुतासिरा इलाके का दौरा भी करेंगे। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात पर। अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि यूपी में PFI के 6 मेंबरान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यूपी में ये जो 6 मेंबरान गिरफ्तार किए गए हैं, ये दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए फंडिंग और असला चलाने की तरबियत दे रहे थे, लिहाजा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और नाजरीन, इसी अखबार की एक और सुर्खी है जिसमें बताया गया है कि वज़ीर आज़म की ज़िंदगी पर रोशनी डालने वाली तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया गया है। और आपको बता दें कि इसका इफ्तिताह बीजेपी के रियासती सदर आदेश गुप्ता और रियासती शरीक इंचार्ज डॉक्टर अलका गुर्जरी ने किया है। और आपको यहाँ ये भी हम बताते चलें, एक और ख़बर पर नज़र डाल लेते हैं कि तीसरे दिन भी दिल्ली भीगी, आज और कल भी बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। और अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं, ऑपरेशन मेघदूत चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ CBI की कार्रवाई की गई है। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि दिल्ली में और साथ में मुंबई, बेंगलुरु, पटना समेत 20 रियासतों में 56 मकामात पर अफसरान के छापे मारे गए हैं। और एक और ख़बर पे नज़र डाल लेते हैं, ये ख़बर हमने ली है रोज़नामा हमारा समाज से। ईरान में हुकूमत मुखालिफ बलवाइयों को फांसी देने का मुतालबा किया गया है। पुलिस की तहवील में एक खातून की हिरासत के बाद ये मुजाहरे शुरू किए गए थे। और अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं, शाम में कश्ती के हादसे में 45 बच्चों समेत 76 अफराद की लाशें को निकाल लिया गया है। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा सहाफ़त पर। सहाफ़त की खबर है कि कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए पर्चा नामजदगी भरने का अमल शुरू हो गया है। और इस ओहदे के लिए पर्चा नामजदगी भरने का जो अमल है और इसका सिलसिला 30 सितंबर तक जारी रहेगा। 1 अक्टूबर को कागजात की जांच की जाएगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं कुछ खेल की खबरों पर। भारतीय ख़वातीन क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की एक रोज़ा सीरीज़ में इंग्लैंड को 3-0 से शिकस्त दी। लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज़ के तीसरे और आखिरी मैच में भारतीय टीम ने 16 रन से जीत हासिल की। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 45.4 ओवर में 169 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 43.3 ओवर में 153 रन बनाए। भारत की तरफ से कप्तान दीप्ति शर्मा ने नॉट आउट रहते हुए 68 रन बनाए, जबकि स्मृति मंधाना ने अपनी शानदार कारकर्दगी को बरकरार रखते हुए निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। भारत की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का ये आखिरी बैनुल-अक़वामी मुकाबला था। झूलन को उनके आखिरी मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। भारतीय ख़वातीन क्रिकेट टीम के हाथों इंग्लैंड को शिकस्त उन्होंने दी है और भारत ने 3-0 से सीरीज अपने नाम की है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।